In a world filled with chaos and distractions, where the pace of life seems relentless, there is a sanctuary of peace and wisdom waiting to be explored. Welcome to the Al Nada Academy of Islamic Sciences. Here, we are on a journey of self-discovery, enlightenment, and spiritual growth. Our spiritual refueling series is designed to nourish your soul, expand your knowledge, and strengthen your connection with the divine. From the wisdom of the Quran to the teachings of great Islamic scholars, our courses offer a deep well of knowledge. Join a community of learners from all walks of life, united by a common quest for spiritual fulfillment. हमारा जो थीम ऑफ डिस्कशन आज है वो है प्रोफेटिक एथिक्स फ्रॉम ए सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम सबको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि एज ए कम्युनिटी हमें जो चीज़ जोड़ती है, जो यूनिफाई करती है, वो हमारी फेथ है। आवर फेथ यूनिफाइज अस, और हमारी फेथ के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आज हम बात करेंगे वो हमें यूनिफाई करती हैं। सो इजंट इट टाइम फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट कि अगर हम कहते हैं कि हम सिविलाइजेशनल चैलेंजेस से जा रहे हैं, वी आर फेसिंग सो मेनी सिविलाइजेशन चैलेंजेस बोथ ऑन ग्लोबल एज वेल एज नेशन लेवल, तो हमारे लिए अभी ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि हम एंगेज करें, डालो डीप करें, हम देखें कि कौन से सिविलाइजेशन चैलेंजेस से हमें दो चार है अभी हम इसको समझने के लिए हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हम सिविलाइजेशन को तारीख से सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट हिस्ट्री फ्रॉम सिविलाइजेशन। ये मैं आपको इस टॉपिक का बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि जब मैं प्रोफेटिक एथिकल सिस्टम पे आऊँ तो कुछ जो उसकी आगे की जो बातें आएंगी वो आपको पहले ही पता हो। तो हिस्ट्री को सेपरेट नहीं कर सकते हम सिविलाइजेशन से, इसीलिए अगर हम कहते हैं कि किसी कम्युनिटी में हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, उसे अपनी हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है, उसे अपनी हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। एट द सेम टाइम उस हिस्ट्री को उसे सिविलाइजेशन से भी जोड़ना है कि उसमें सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस भी हो, कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ इस सिविलाइजेशन की अपने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोथ द थिंग्स इस चीज को देखना जरूरी है कि अब इस सिविलाइजेशन ने वर्ल्ड को दिया क्या है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन, या व्हाट काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर, इथिकल ऑर्डर दिस सिविलाइजेशन स्टैंड्स फॉर, स्ट्राइव्स फॉर। तो पहली बात तो अगर हम अपनी फेथ जो हमें यूनिफाई करती है, हमें इट इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अस टू ब्रिंग दिस कॉन्शियसनेस विद इन अस कि हमारे अंदर अगर भी सिविलाइजेशन चैलेंजेस है तो उन सिविलाइजेशन चैलेंज का नेचर क्या है, और हमें सिविलाइजेशनली भी अपने आप को कॉन्शियस रखना है, अपनी सिविलाइजेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और हिस्टोरिकली, बिकॉज दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को रेज करने के बाद अगर हम थोड़ा इसको और देखें तो कौन से सिविलाइजेशन चैलेंजेस अभी अभी हमें है या माजी में रहे हैं, या अभी माजी में रहे हैं, कुछ से हमने डील किया है, कुछ से अभी भी डील कर रहे हैं। तो इसमें से चैलेंजेस जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलोनियलिज्म का चैलेंज आया है। इस पे जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, जो मुस्लिम थिंकर्स है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस पे। 17-18 सेंचुरी में जब यूरोपियन रेनेसेंस था तो उस पे बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम लैंड्स वर सब्जेक्टेड टू वेस्टर्न यूरोपियन कोलोनियलिज्म। तो पहला सिविलाइजेशन चैलेंज जो हमें रिसीव हुआ है वो कोलोनियलिज्म का वो चैलेंज हुआ है। अब कोलोनियलिज्म में क्या हुआ, दो चीजें इसमें होगी। एक तो हमें मटेरियल रिसोर्सेज को हमसे छीना गया, हमारे मटेरियल रिसोर्सेज पे, चाहे लैंड हो, ऑयल हो, उस पर अटैक किया गया। बट एट द सेम टाइम जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो है इंटेलेक्चुअल रिसोर्स पे हमला किया गया। अब जब इंटेलेक्चुअल रिसोर्स पे हमला किया गया तो हमारी सिविलाइजेशन को नीचा दिखाने के लिए, हमारी सिविलाइजेशन को डिस्टॉर्ट करने के लिए फिर एक तबका खड़ा हुआ जिसे हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं। तो ये आ जाता है हमारी सिविलाइजेशन का दूसरा चैलेंज, दैट इज द चैलेंज ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि एज अ मुस्लिम जो इस्लामिक फेथ को बिलोंग करता है, हम जब अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी हिस्ट्री को सीरियसली और कॉन्शियसली समझने की कोशिश करते हैं, हम हमारा अप्रोच जो है वो इनसाइडर्स अप्रोच माना जाता है। स्कॉलर्स कैटेगराइज द स्टडी ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, मुस्लिम स्कॉलर्स, इनटू टू पार्ट्स। एक है, क्योंकि मैं ओरिएंटलिज्म की बात कर रहा हूँ, ओरिएंटलिज्म में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं रही। इन्होंने हमारी हिस्ट्री को बहुत तरीके से डिस्टॉर्ट भी किया है और बहुत तरीके से मिस इंटरप्रेट भी किया है और मिस रिप्रेजेंट भी किया है।
यहाँ पे एक बात आती है कि वी ऑल ऑफ अस इफ वी स्टडी इस्लाम सीरियसली, अगर हम स्टडी कर रहे हैं अपनी सिविलाइजेशन को, क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक कनेक्शन है इस फेथ के फंडामेंटल रिसोर्सेज से, इस फेथ के कुरान से, सुन्ना से, तो प्राइमरी सोर्सेज है तो हमारा अप्रोच इनसाइडर्स अप्रोच माना जाता है। हम इस फेथ को, इस सिविलाइजेशन को समझने के लिए इसकी जो प्राइमरी एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज है, ये टर्म्स है, इनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, हम उन पे जाएंगे। अब दूसरा है आउटसाइडर्स अप्रोच। ओरिएंटलिस्ट का अप्रोच हमेशा आउटसाइडर्स अप्रोच रहा इन स्टडीइंग इस्लामिक हिस्ट्री एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन। अब चूंकि इनका अप्रोच और ये आउटसाइडर्स रहा है, तो इन्होंने दे हैव बीन नेवर, लाइक वो कहते हैं ना, वो ऑनेस्ट नहीं रहे हैं ये इन इंटरप्रिटेशन में। हाँ, आपको रियर एग्जांपल्स मिलेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स हैव ट्राई टू डिस्टॉर्ट, बिकॉज वो एक वेस्टर्न प्रिज्म से, वो एक स्पेसिफिक वर्ल्ड व्यू से चीजों को देख रहे थे, और उनका जो जहनी नशो नुमा है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग है, वो एक पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू में, वो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में हुई है, जो वेस्टर्न एनवायरमेंट है, जहाँ पे रिविलेशन को, वही को पहले ही उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। इट वॉज अ गॉडलेस सोसाइटी। तो दैट इज द रीजन ये हमारा सेकंड सिविलाइजेशन चैलेंज बन जाता है कि आउटसाइडर अप्रोच, मोस्टली अमंग देम द इफेक्टिव टूल एंड मेथोडोलॉजिकली जो इफेक्टिव रहे हैं वो ओरिएंटलिस्ट्स रहे हैं। उनके अप्रोच को हमें समझने की जरूरत है कि ये भी एक हमारा एक चैलेंज है, बिकॉज देयर अप्रोच इज आउटसाइडर अप्रोच एंड दे डिडंट एंगेज विद आवर प्राइमरी सोर्स डायरेक्टली। उनको कोई डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं था, तो नेचुरली उनकी जितनी भी इंटरप्रिटेशन इस्लामिक सिविलाइजेशन पे थी, दे आर कलर्ड विद बायस। और इसके अलावा बहुत सारे आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस हमें मतलब है एट द प्रेजेंट टाइम। अगर हम आइडियोलॉजिकल चैलेंज में देखिए, फेमिनिज्म का चैलेंज है, इसी तरीके से एग्जिस्टेंशियलिज्म का, सोशलिज्म का, या सबसे बड़ा जिसको हमें समझने की जरूरत है वो लिबरलिज्म का, चाहे वो जॉन लॉक हो, जॉन स्टुअर्ट मिल हो, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को परवान चढ़ाया। तो इन सारे सिविलाइजेशनल चैलेंजेस का जो मकसद है वो है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो जो नेचर है उसको चैलेंज किया जाए, आइडियोलॉजिकली इसको सब्जुगेट किया जाए, उसको इन्फीरियर दिखाया जाए। दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू एंगेज विद दीज थिंग्स। इसीलिए ये हमारे लिए जिम्मेदारी बनती है, इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी बनती है, कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है मुस्लिम यूथ को, कि वो इंटेलेक्चुअली और मॉरली एंगेज हो इस्लामिक सिविलाइजेशन से, वो उसको पढ़े। अगर हम इसको पढ़ेंगे तभी हमको समझ आएगा कि ओरिएंटलिज्म ने किस तरीके से डैमेज किया है हमारे इंटेलेक्चुअल रिसोर्स को, हमारे प्राइमरी रिसोर्स को, किस तरीके से इन्होंने एक एपिस्टेमोलॉजिकल क्राइसिस, या उसको दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, नॉलेज क्राइसिस किस तरीके से क्रिएट की है मुस्लिम वर्ल्ड में। फिर एक अलग से एक लिबरल क्लास पैदा किया गया, फिर अलग से दूसरा एक क्लास पैदा किया गया जो बहुत ही ज्यादा ओबे करने वाला था ओरिएंटलिस्ट्स को, या उनकी मेथोडोलॉजी को प्रेज करने वाला था। तो विदिन अस, विदिन मुस्लिम्स, दे क्रिएटेड अ काइंड ऑफ डिवीजन, इंटेलेक्चुअल डिवीजन। अब उस बात को छोड़िए, जो दूसरी आइडियोलॉजीज है, जैसे सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी है, इस तरीके से नेशन स्टेट्स, ठीक है, इस्लामिक सिविलाइजेशन में कोई रेशियल डिवीजन नहीं है, इस्लामिक सिविलाइजेशन में कोई बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं है, कोई जियोग्राफिकल डिवीजन नहीं है। तो ये भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया मुस्लिम लैंड्स में, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट किया गया, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट किया गया। तो इन जनरल हमारी सिविलाइजेशन को जो चैलेंज है वो एक ऐसी सिविलाइजेशन से है जो रीजन को प्रेफर करती है ओवर रिविलेशन, और सेक्युलर को प्रेफर करती है ओवर रिलीजियस। अब जब आपने पहले ही एक डोमिनेंट थॉट प्रोसेस सेक्युलरिज्म का रखा है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव नो प्लेस फॉर रिलीजन और गॉड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूँ आप सब समझे, वो ये है कि ऑल दो रिलीजन हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, चाहे वो मुस्लिम स्पेन हो, चाहे वो दूसरा जो कंट्रीब्यूशन, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन हो, रिलीजन हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन द बिल्डिंग ऑफ, जिसे हम यूरोपियन रेनेसेंस कहते हैं, येट वेस्ट मार्जिनलाइज्ड। चाहे फिर उनका वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसका, कि प्रोटेस्टेंट्स और क्रिश्चियंस एंड जो हुआ था वो मूवमेंट, कि एक साइंटिफिक सोशलिज्म, या साइंटिस्ट ने जो क्रिश्चियन रिजिडिटी पे चैलेंज किया था, वो जो 18th सेंचुरी में हुआ था प्रोटेस्टेंट, और वो दूसरा जो उनका हुआ था डिवीजन, उसके बेसिस पे दे वर टारगेटिंग द क्रिश्चियन रिजिडिटी। बट उन्होंने फिर इसको इतना जनरलाइज किया कि उन्होंने हर एक रिलीजन को वहां पे टारगेट बनाया। तो वहां पे उन्होंने एक राइवलरी क्रिएट की बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, और रिलीजन एंड साइंस। उसको हम, दैट इज अ सेपरेट डिबेट राइट नाउ। अब यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे लिखा है, कि इस्लामिक सिविलाइजेशन एज एन इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन। देखो, ये एक बात मैं जिमनन कह दूं कि इन डिस्कशंस का मकसद ये भी है कि हमें, जितने भी मुझे अपने भाई बहन भी सुन रहे हैं, इनका दिमाग भी स्टिमुलेट हो, इनको भी अपनी जगह क्यूरियोसिटी हो कि हमें वाकई इन चीज को पढ़ने की जरूरत है। अगर आज के इस लेक्चर के बाद आप लोगों में ये चीजें कॉन्शियसनेस पैदा होती है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, मैं एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कुछ ऑथर को भी सजेस्ट करूंगा। अगर आप में वो डिजायर पैदा होती है, तो मुझे लगता है मकसद पूरा हो गया।
मकसद पूरा हो गया इसका कि मैंने अपना जो ये था कि आप पढ़ रहे हो, फिर आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस पैदा हो रही है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस्लामिक सिविलाइजेशन इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन क्यों? हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे तो पहले हमें ग्रीक एक सिविलाइजेशन नजर आती है, और फिर उसके बाद रोमन सिविलाइजेशन नजर आती है। ग्रीक में गॉड का उतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, हाँ रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा थी। इसी तरीके से रोमन फिर क्रिश्चियनिटी में बदल गया। फिर उसकी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू गो टू द अदर थिंग्स। इसके बाद रोमन का एक्सटेंशन बाइजेंटाइन था। ये एक एक्सट्रीम है वर्ल्ड की सिविलाइजेशन का। दूसरा एक्सट्रीम है यही 16-17 सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो यूरोपियन रेनेसेंस आया, जो इटालियन थिंकर्स आए, इसके बीच में है इस्लामिक सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ इस्लाम इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन है कि वेस्ट की जो ओरिएंटलिस्ट है वो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेटजिकली इस चीज को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो गोल्डन एज है, अगर उसमें से ग्रीक नॉलेज को प्रिजर्व ना किया होता इस्लामिक थिंकर्स ने, जो प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज है, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज है, चाहे वो लॉजिक है, चाहे वो अर्थमेटिक्स है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, जो प्लेथोरा ऑफ जो बहुत बारे साइंटिस्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं, इसने इस्लामिक सिविलाइजेशन को सारी नॉलेज को प्रिजर्व किया, न सिर्फ प्रिजर्व किया, अपना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन उसको दिया। उनके जो अपने बिलीफ सिस्टम से थे, जो तौहीद था, तौहीद का इंप्रेशन साइंस पे डाला, उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया टुवर्ड द यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो हमें इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि वेस्ट में जो रिनेसेंस आया, उस रिनेसेंस में इस्लामिक सिविलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड। दैट इज द रीजन वी से कि इट्स एन इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन, बिकॉज अगर इस सिविलाइजेशन को आप बाहर निकालोगे, अगर इस सिविलाइजेशन को आप डिस्ट्रॉय करोगे, तो यू विल लूज ऑल द थिंग्स वायर फ्रॉम यू गेट द ग्रीक कंट्रीब्यूशन, इट वाज नॉट इस्लामिक सिविलाइजेशन। नाउ यहाँ पे आपका ध्यान बहुत जरूरी है इस चीज को समझने के लिए। अब किसी भी सिविलाइजेशन को समझने के लिए, या ये सिविलाइजेशन किस किस्म के लोगों को पैदा करती है, कौन कौन सा थॉट प्रोसेस उनमें लाती है, कौन सी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती है, इसको समझने के लिए, किसी भी सिविलाइजेशन के नेचर को समझने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इस सिविलाइजेशन का जो फाउंडेशन है, या इन चार चीजों पे ये सिविलाइजेशन क्या कहती है। इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, दीज आर बिट एकेडमिक टर्म्स बट आई विल एक्सप्लेन टू देम। तो किसी भी सिविलाइजेशन का फंडामेंटल या उसकी फाउंडेशन को जानने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसका मौकिफ क्या है इन चीजों पे, इन चार चीजों पे। और यही फिर डिटरमाइन करता है कि इस सिविलाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या है, या ये किस किस्म की सोसाइटी चाहता है, किस किस्म की इंडिविजुअल चाहता है, किस किस्म का सोशल ऑर्डर चाहता है, पॉलिटिकल ऑर्डर चाहता है। उसको ये चीजें पहले देखना पड़ता है कि उस सिविलाइजेशन का स्टैंड क्या है इन चीजों पे। एक है एपिस्टेमोलॉजिकल, दूसरा है ऑन्टोलॉजिकल, तीसरा है टीलियोलॉजिकल, चौथा है एक्सोलॉजिकल। अगर आप एपिस्टेमोलॉजिकल टर्म पे जाओगे, it simply refers to knowledge system. It simply refers to the study of knowledge, कि किसी भी सिविलाइजेशन की अगर कोई क्लेम है, लेट अस सपोज अगर कोई साइंटिफिक क्लेम है, अगर कोई क्लेम है रिगार्डिंग यूनिवर्स, या विद इन ह्यूमन बीइंग का, या विद इन जो ह्यूमन बीइंग में जो फैकल्टीज है, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज है, रीजन है, सेंस ऑर्गन्स है, इस क्लेम को अगर कोई सिविलाइजेशन क्लेम करती है नॉलेज की, उसके सोर्सेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामिक सिविलाइजेशन क्लेम करती है कि देयर इज एन अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स तौहीद, वननेस ऑफ गॉड, तो उसका सोर्स क्या है। तो किसी भी सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें उसके एपिस्टेमोलॉजिकल रूट्स पे जाने की जरूरत है कि ये जो नॉलेज सिस्टम क्लेम करती है, इसकी सोर्सेज क्या है, ये आया आया कहाँ से है, या विजन क्या है इसकी नॉलेज का। दूसरा है ऑन्टोलॉजिकल। ऑन्टोलॉजिकल रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस एंड बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, या फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्स एग्जिस्ट होता है, सो इट डील्स विद द एग्जिस्टेंस एंड बीइंग। थर्ड थिंग इज टीलियोलॉजिकल। टीलियोलॉजिकल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन क्रिएटेड, universe has been created, there are so many elements in the universe, क्या उनको ऐसे ही पैदा किया गया है, और is there any precise or is there any definite purpose behind it। टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यही है कि जो पर्पज है ओवरऑल चीजों का, ह्यूमन बीइंग का, नेचर का, एनवायरमेंट का, रिवर्स का, एवरीथिंग, वो क्या है, उसके पीछे कोई पर्पज है। अगर उसके पीछे कोई पर्पज है, कोई डिजाइन है, तो वो डिजाइन रखने वाला कौन है। ये हो गया दूसरा चीज जो एक सिविलाइजेशन का फाउंडेशन डिफाइन करता है। सॉरी, तीसरा चीज टीरियोलॉजिकल। लास्ट वन है एक्सियोलॉजिकल, वो है वैल्यू सिस्टम के साथ डील करता है, जिसके साथ हमें आज जाना है। आई होप मैं कॉन्टेक्स्ट से भी दे रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट वन है एक्सियोलॉजिकल, जो डील करता है वैल्यू सिस्टम। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स पे हम जाते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज को जब हम समझते हैं, ये एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी सिविलाइजेशन। आई एम टॉकिंग इन जनरल राइट नाउ। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन के एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज कुरान है, उसके बाद सुन्ना है। उसके बाद जब हम कुरान और सुन्ना को समझते हैं, ये कुरान और सुन्ना फिर हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ तौहीद, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिसाला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आखिरा। ये फिर ब्रॉड वर्ल्ड व्यू बनाते हैं उस सिविलाइजेशन के।
फिर हमें पता चलता है कि इस सिविलाइजेशन का ओवरऑल विजन क्या है सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए इन जनरल। इसी तरीके से जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये फिर बनते हैं सोर्स ऑफ वर्ल्ड व्यू, कि एक्चुअली ये सिविलाइजेशन स्टैंड किस चीज के लिए करती है। नाउ दिस पॉइंट इज नोटवर्दी। अब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इस्लाम के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ये नरिश करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं वो सॉइल जिस पे फ्रूट्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ग्रो करते हैं। मीन्स जो इस्लामिक सिविलाइजेशन की फाउंडेशन है वो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बुनियाद होते हैं। ये तो हो गया इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात। अगर आप इन जनरल बात करोगे तो वो ये है कि किसी भी सिविलाइजेशन के एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज क्या है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल दूंगा। जब हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखते हैं आफ्टर ऑल दीज आइडियोलॉजिकल वॉर, सेक्युलरिज्म का, दूसरी चीजों का, तो हम देखते हैं वेस्ट में एक्सीडिंगली बहुत ज्यादा जोर दिया गया, एम्फेसिस दिया गया रीजन पे, टू सच एन एक्सटेंट की रीजन बिगिन टू रिप्लेस रिवोल्यूशन। अब अब आप जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे कि बनी किन चीजों से है, ऑल्दो ग्रीक और रोमन का इन्फ्लुएंस तो रहा है, द चर्च हैज बीन देयर, बट क्योंकि चर्च के साथ जब इनका प्रोटेस्ट हुआ, जब वो क्लास अलग अलग हुए और जो प्रोटेस्टेंट है उन्होंने साइंटिफिक इंक्वायरी पे, एम्पेरिसिज्म पे, रैशनैलिटी पे ज्यादा जोर दिया, तो वहां पे रीजन ने सुप्रीमेसी इख्तियार की। हमारे केस में रिविलिशन है। लेकिन जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन में रीजन ने सुप्रीमेसी क्रिएट की, तो रीजन के बेसिस पे जो फिलोसफीज क्रिएट हुई ना, जो मैंने आइडियोलॉजीज का जिक्र किया अभी, फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म का, वो फिर बन जाता है एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और यू कैन से प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में रिविलिशन हैज इट सेंट्रल पोजीशन। हमारा सिविलाइजेशन का जो डिफाइनिंग क्राइटेरिया है वो है रिविलिशन, रिविलिशन और फिर प्रॉफिटिक लाइफ। अब प्रॉफिट, अगर हम रिसालत का भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिटहुड को भी पढ़ते हैं, आपको ये चीज अगर आप समझोगे, प्रॉफिट्स चाहे फिर आदम से हो अप टिल द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एवरीवन, द बेसिक, द एसेंस ऑफ एवरीवनस मैसेज वाज वन। सो ये जो यूनिवर्सल मैसेज थी हर एक प्रॉफिट की, ये इस चीज को प्रूव करती है कि देयर वाज अ कंसिस्टेंसी इन मैसेज व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, किसी भी सिविलाइजेशन के इंटरनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। असल में जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होती है एक सिविलाइजेशन की, जो हमें नजर आती हैं, टेंजिबल चीजें हैं, चाहे वो प्रोग्रेस इन आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, क्योंकि यूजुअली जो मॉडर्न क्राइटेरिया है सिविलाइजेशन को देखने का, वो इन्हीं चीजों में है कि मटेरियल प्रोग्रेस कितना है। इसीलिए हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो मटेरियल आइडियोलॉजीज वेस्ट में आई, चाहे मार्क्सिज्म आया, चाहे दूसरी आइडियोलॉजी, उनका ज्यादा फोकस मटेरियल पे था। ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो आर्ट्स में है, आर्किटेक्चर में है, लिटरेचर में है, साइंस में है, अक्रॉस ऑल दीज डिसिप्लिन, ये असल में उन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की स्ट्रेंथ कितनी है उस पे बेस करती है। यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है। तो इस सारी जो हमने कंक्लूड, ये जो हमने सारा डिस्कशन किया, इसको अगर हम ब्रॉडली समराइज करें तो हमें नजर आते हैं कि वर्ल्ड सिविलाइजेशन को ब्रॉडली हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन का एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, एक है रिविलेटरी सिविलाइजेशन, जहाँ पे डिवाइन रिविलेशन एट द सेंटर है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा है मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, बिकॉज वहां पे रीजन को सुप्रीमेसी दी गई है, मटेरियल सुप्रीमेसी को ही एंड गोल माना गया है। दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज मॉरल क्राइसिस, देयर इज स्पिरिचुअल क्राइसिस, और वी कैन से देयर इज स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन एज वेल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है बिफोर कमिंग टू द एथिकल सिस्टम ऑफ प्रॉफिटिज्म, कि अगर एक सिविलाइजेशन हम कहते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन में मॉडरेशन है, मॉडरेशन ये का मतलब ये है कि ये एक्सट्रीम्स को बैलेंस करती है। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो लाइक, इस चीज को डिस्करेज नहीं किया गया है इस्लाम में कि टू हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ, हैविंग अ लॉट ऑफ मटेरियल थिंग्स, बट हाउ डू यूटिलाइज दोज मटेरियल थिंग्स, एंड डू यू नो कि आपकी मटेरियल चीजों में आपका हक भी है किसी अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, या ज़कात देना, या दूसरी चीजें हैं, वो होता है उसको स्पिरिचुअलाइज करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज लाते हो, लेट्स सपोज समवन अमंग यू बाइज अ कार, लेकिन अगर आपको पता है कि मैं अगर रास्ते में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हेल्प समवन, या मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है, इमरजेंसी में है, मैं उसको, तो आप मटेरियल चीजों को स्पिरिचुअलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जब हमने डिवाइड किया सिविलाइजेशन को रिविलेटरी में और मटीरियलिस्टिक में, नाउ वी हैव टू सी कि कौन सी सिविलाइजेशन है जो हार्मोनियस बैलेंस क्रिएट करती है बिटवीन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, या कौन सी एक्सट्रीम्स को बैलेंस करती है। ठीक है, कमिंग टू द प्रॉफिटिक एथिक्स एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन। अब हमने यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स पे जब बात की, तो हमने कहा कि इस्लामिक सिविलाइजेशन के एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स जो है वो कुरान और सुन्ना है। एक और बात आप लोगों को, या सब लोगों को समझने की जरूरत यहाँ पे ये भी है कि जब मैंने टीलियोलॉजिकल प्रिंसिपल का जिक्र किया,
और मैंने कहा कि वो डील करता है इस चीज़ से कि जो भी दुनिया में बनाया गया है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, उसका क्या कोई डेफिनेट पर्पज़ है। वहाँ पे इस्लामिक सिविलाइज़ेशन का जो मौक़िफ़ है, वो ये है कि हम एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज़ कुरान और सुन्ना को पढ़ने के बाद जब ये कहते हैं कि इनके बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स खड़े हुए हैं, जो तौहीद है, जो रिसालत है। तौहीद का जो पहला प्रिंसिपल है, जो कि है कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं ऑन द वननेस ऑफ गॉड। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि व्हेन वी स्टडी दिस प्रिंसिपल ऑफ टेलियोलॉजी and we very well understand the fundamental principle of Tawheed, whose source is Quran and Sunnah, we come to realize कि तौहीद हर एक चीज को यूनिटी में देखती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द टीलोलॉजिकल प्रिंसिपल, द पर्पस ऑफ एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल तौहीद से एक और प्रिंसिपल निकलता है विच इज यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, यूनिटी ऑफ क्रिएशन, कि ऑल क्रिएशन इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। हाँ, फिर ये आर्टिफिशियल जो चीजें हम खड़ी करते हैं नेशनलिज्म के बेस पे, ज्योग्राफी के बेस पे, दोज आर मैन मेड थिंग्स, डिवाइन, दोज आर नॉट डिवाइन थिंग्स। और दूसरा इसमें है यूनिटी ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मसला ये भी रहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज तो फिर इसको दीनी दुनियाओं में डिवाइड करते हैं। बट जितना मेरा मुताला रहा है इस्लामिक सिविलाइजेशन का, क्योंकि मैं एकेडमिकली भी इस टॉपिक से डील करता हूँ, while understanding this principle of tawheed as one of the fundamental principle of Islamic civilization, मुझे इसे समझ ये आया है कि there is unity of sources of knowledge, कि even if you are studying science, even if you are studying any other branch of knowledge, say for example psychology, if you study it, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, if you study it with this prism ki after studying this knowledge it's going to bring me close to my creator, या लेट अस सपोज अगर आप यूनिवर्सल लॉज भी पढ़ोगे, तो फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं, चाहे कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, और वो एक यूनिफॉर्मिटी देखता है यूनिवर्स में, एक रेगुलरिटी देखता है, वो देखता है कि नो नो लॉ इन द यूनिवर्स कॉन्ट्राडिक्ट्स विद ईच अदर, तो वो उसको वहां पे ये चीज भी समझ आती है, देयर इज अ डिजाइनर बिहाइंड इट। तो तौहीद का जो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस्लामिक सिविलाइजेशन का, वो यूनिटी ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज पे भी हमें ले जाता है कि ऑल नॉलेज इज वन बिकॉज Allah subhanahu wa ta'ala is one. All knowledge comes from him. And all knowledge ultimately leads to him. अब यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है कि प्रॉफिटिक सीरा जो है, क्योंकि प्रॉफिटिक सीरा को मैंने भी कहा आप लोगों को, हिस्ट्री को सिविलाइजेशन से अलहदा नहीं किया जा सकता। अगर आप में हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है अपनी हिस्ट्री के रिलेटेड या वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड भी, तो आप यू विल be in a better position to understand any civilization in the right context. अब प्रॉफिट की सीरा को जब आप पढ़ोगे, you will automatically come to understand the ethical system, the values, the morals that Prophet ﷺ strived, and at the same time Allah subhanahu wa ta'ala granted him victory. लेकिन आपको उसके लिए पहले अथॉरिटी ऑफ सीरा को समझना है, और अथॉरिटी ऑफ सीरा होल्ड्स a central position when it comes to shaping the Islamic civilization. अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। अब हमने देखा कि मैंने जब आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हम सिविलाइजेशन को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं रिविलेटरी सिविलाइजेशन में और मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे आपको वैल्यू सिस्टम को भी दोनों सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखना है। लेट अस टेक द वेस्टर्न वैल्यूज। वेस्टर्न वैल्यूज में मसला ये है कि जब आप वेस्टर्न वैल्यूज को पढ़ते हो, वो यूनिवर्सल नहीं है। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, यही यूनिवर्सल है। अगर वैल्यू सिस्टम यूनिवर्सल है और कंसिस्टेंट है, ये इट लीड्स टू a stable social order and healthy societies. How? Somebody among you can ask me a question. How? Let me answer you. How? वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर आप वैल्यू सिस्टम देखोगे एंड अगर आप पढ़ोगे, यू विल सी कि ये वैल्यू सिस्टम कंटिन्यूअसली अंडर द अटैक ऑफ एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज रहा है। चाहे वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमनिज्म हो, फेमिनिज्म हो, द वैल्यू सिस्टम केप्ट ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी, जो कि फॉर एग्जांपल थी उस टाइम पे। कभी सोशलिज्म था, कभी कम्युनिज्म था। नाउ अगर कोई वैल्यू सिस्टम इतना फ्रेजाइल है, इतना वीक है कि वो कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस हो रहा है एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज से, तो वो अपनी यूनिवर्सलिटी भी खो देता है और कंसिस्टेंसी भी खो देता है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज 20 years ago there was a value, for example western civilization stand for a value. Now after 20 years a new ideology came into existence, और उसकी वजह से फिर उसने उस वैल्यू सिस्टम को तर्क किया। जैसे फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म में जो डोमिनेंट प्रिंसिपल था वो था कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एज लॉन्ग एज यू डोंट हर्ट एनीबॉडी, जिसे हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसके बेसिस पे जब ये प्रिंसिपल लिबरलिज्म में आया, इसकी बेसिस पे ह्यूमन डिजायर्स को बिल्कुल एक खुल्लम खुला वो दिया गया कि you can indulge in extramarital affairs, you can even indulge in so many things even before marriage, you can engage in relationships even before marriage. That's why you see so many things emerging in West. For example, there is wife swapping, there is a living relationship, there are so many things, क्योंकि वैल्यू सिस्टम
परमानेंट नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए इस पे कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज का असर है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इस्लामिक वैल्यू सिस्टम, द प्रॉफिटिक वैल्यू सिस्टम, ये यूनिवर्सल भी है, कंसिस्टेंट भी है, बिकॉज इट इज व्हाट इट वाज बिफोर 14 इयर्स अगो, इट विल रिमेन व्हाट इट्स टिल द एंड ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है कि प्रॉफिटिक वैल्यू सिस्टम क्यों यूनिवर्सल है, बिकॉज इट इज डिवाइन इन नेचर। इट इज नॉट एन इथिकल ऑर्डर विच इज बिल्ट ऑन merely on human experiences। ये कोई ऐसा एथिकल ऑर्डर नहीं है जिसको ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बिल्ड किया गया है, बट दिस प्रॉफिटिक एथिकल सिस्टम इज यूनिवर्सल एंड इट सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर। फितरा पे अभी हम बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ आई कि अगर वैल्यू सिस्टम एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो वैल्यू सिस्टम स्टेबल सोशल ऑर्डर नहीं दे सकता। आप अपने आप में इसको देखिए, रैशनली इस चीज को देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर 20 ईयर्स को आप कोई वैल्यू देते हो अपने भाई को, और 20 ईयर्स के बाद उसको कहते हो कि ये वैल्यू अब आउटडेटेड हो गया है, तो वो क्वेश्चन करेगा कि ये वैल्यू सिस्टम आया कहाँ से? अगर ये यूनिवर्सल नहीं है तो ये सोशल ऑर्डर कैसे बिल्ड कर सकता है? तो एथिकल ऑर्डर जो प्रॉफिट सिस्टम का था, वो डिवाइन इन नेचर है, उसका एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स कुरान है, और प्रॉफिट खुद एक अथॉरिटी है इस्लाम में। उनको खुद कुरान से इसकी टेक व्हाटएवर प्रॉफिट गिव्स यू, और उस चीज से बात रहो जो जिससे उन्होंने मना किया है। तो प्रॉफिट हिमसेल्फ इज एन अथॉरिटी इन इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो वो एथिकल सिस्टम जो ह्यूमन एक्सपीरियंस से चेंज ना हो, वो यूनिवर्सल रहेगा, एंड प्रॉफिटिक एथिकल सिस्टम वाज यूनिवर्सल। अब हमें यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि हमने कहा कि वैल्यूज और इथिक्स अगर यूनिवर्सल है, तो ये मेंटेन भी करेंगे और ये एक स्टेबल सोशल ऑर्डर भी बिल्ड करेंगे। हाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डज एन एथिकल सिस्टम कीप ह्यूमन सोसाइटीज फंक्शनली हेल्दी? व्हाट व्हिच एथिकल सिस्टम व्हिच इज यूनिवर्सल, व्हिच इज कंसिस्टेंट? यहाँ पे अब नई बात समझने की जरूरत है। वो एथिकल सिस्टम जो ऐसे वैल्यूज को सोसाइटी में लाता है, ऐसे वैल्यूज को ह्यूमन बीइंग्स में कल्टीवेट करता है, जो वैल्यू सिस्टम उस ह्यूमन बीइंग के नेचर के अकॉर्डिंग हो, जो उसको इनहेरेंट, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्नेट नेचर दिया है, जिसे हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में फितरा कहते हैं। तो दैट वैल्यू सिस्टम विच रिजोनेट्स, विच इज इन हार्मोनी विद द ह्यूमन बीइंग, रैशनली भी, स्पिरिचुअली भी, साइकोलॉजिकली पर मॉरली भी। नाउ लेट अस ब्रेक डाउन दीज थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट सिस्टम ने हमें कोई वैल्यू सिस्टम दिया है, कोई बात कही है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज प्रॉफिट टोल्ड अस कि you cannot engage in haram relationships before marriage if you want to build strong families, if you want to build sustainable families. Family is the greatest unit जिस पे इस्लाम सबसे ज़्यादा फोकस करता है। It has to be strong. Strong families lead to strong communities and strong communities lead to strong जो आगे जाती है चीजें। I won't say strong nations because there is no concept of nation in Islam. Nation हो। तो अगर वो वैल्यूज एक एथिकल सिस्टम कैसे फंक्शनल होता है, हेल्दी होता है, जब जब वो ह्यूमन बीइंग के रैशनलिटी, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और मॉरलिटी के अकॉर्डिंग होता है। और यही चीज जब हम प्रॉफिटिक एथिक्स को स्टडी करते हैं, तो प्रॉफिट सिस्टम की एथिक्स को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि प्रॉफिट सिस्टम ने जितने भी हमें मॉरल गाइडलाइंस दी, जितने भी हमें स्टैंडर्ड्स दिए, दे वर डायरेक्टली एड्रेस्ड टू द फितरा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें फितरा पे पैदा किया, दैट फितरा इज प्योर इन नेचर, दैट हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड द वननेस ऑफ अल्लाह, इट्स इनहेरेंट इन अस। द प्रॉफिट एड्रेस्ड दिस फितरा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो भी प्रॉफिट सिस्टम हमें कहते हैं करने के लिए, यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स इन इट, चाहे स्पिरिचुअल हो, साइकोलॉजिकल हो। एंड जिस चीज से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, यू विल फाइंड कि अगर आप उसमें इंडल्ज होते हैं, यू विल फाइंड हार्म इन दैट, बिकॉज प्रॉफिट सिस्टम एड्रेस करते हैं आपके फितरा को, एंड योर फितरा इज प्योर। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इट मेंटेन्स अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कि एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग व्हाट प्रॉफिट सिस्टम टोल्ड यू, यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू फितरा, आप अपने फितरत के हिसाब से चल रहे हो, और जब आप फितरत के अकॉर्डिंग चलते हो, यू विल फाइंड कि आपकी जो अपनी रिलेशनशिप है यूनिवर्स के साथ, वो अच्छे से रहेगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि अगर आप यूनिवर्स को स्टडी करोगे ना, देयर आर टू लॉज ऑपरेटिंग इन दिस यूनिवर्स। एक है वो लॉ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी यूनिवर्स में रखे हैं, जिनको हम फिजिकल लॉज कहते हैं। एक है डिवाइन लॉ। अब डिवाइन लॉज जो होते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डोमेन है। जैसे हम मर्सी कहते हैं अल्लाह ताला की, दूसरी चीजें हैं, दोस आर थिंग्स कि he even can forgive someone who has done a lot of sins, even that person repents. those are divine things. लेकिन जो फिजिकल लॉज है, उनका एक इमीडिएट आउटकम होता है। लेकिन जब आप प्रॉफिटिक इथिक्स के अकॉर्डिंग चलते हो, यू विल सी कि वट एवर यू डू, यू आर इन हार्मनी विद द फिजिकल लॉज ऑफ द यूनिवर्स। अब ये चीज जब हमने समझी, उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रॉफिटिक इथिक्स को जब हम पढ़ते हैं, तो ये मैनिफेस्ट कहाँ पे होती है, बज़ाहिर कहाँ पे हमें ये चीज नजर आती है? तो प्रॉफिटिक इथिक्स से जो प्रिंसिपल्स आते हैं, जो इथिक्स आते हैं, वो मैनिफेस्टो होते हैं दो लेवल्स पे। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी मैनिफेस्टो होते हैं, और वो कलेक्टिव लेवल्स ऑफ द सोसाइटी पे भी मैनिफेस्टो होते हैं। इंडिविजुअल लेवल्स पे वो मैनिफेस्टो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ तकवा, इन द फॉर्म ऑफ तज़किया, इन द फॉर्म ऑफ हया, मॉडेस्टी।
and in the forum of हुस्नुल इखलाक। देखिए आप को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मॉरली अपराइट सोसाइटी को बिल्ड किया, आवर बिलोवेड प्रॉफिट वाज़ वेरी वेल अवेयर कि अगर हमें एक सस्टेनेबल, एक प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन को बिल्ड करना है, तो हमें हेल्दी इंडिविजुअल्स को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो मॉरली अपराइट हो, जो अपनी डीलिंग्स में फेयर हो, जो अपनी ह्यूमन रिलेशनशिप्स में फेयर हो। ये प्रॉफिट वाज़ अवेयर कि एक सिविलाइजेशन तब तक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर नहीं सकती, जब तक कि उसमें ये क्वालिटीज़ ना हो। जब तक कि उसमें तकवा की क्वालिटी ना हो, तज़किया की क्वालिटी ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये प्रिंसिपल जो इमर्ज होते हैं प्रॉफिटिक एथिक्स पे, ये मैनिफेस्ट होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल्स पे भी। इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको बता दिया, दैट्स तकवा, दैट्स तज़किया, दैट्स हया एंड दैट्स हुस्नुल इखलाक। एंड देन अनदर थिंग दैट इज़ कलेक्टिव लेवल्स। कलेक्टिव लेवल्स पे आती है पॉलिटिकल अफेयर्स, कलेक्टिव लेवल पे आती है सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, इंस्टीट्यूशनल अफेयर्स, या दूसरी दूसरी जो चीज़ें हैं, आर्ट में आती है, एस्थेटिक्स में आती है, वो कलेक्टिव लेवल पे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एथिक्स हमें नज़र आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू कि जो एथिकली और मॉरली अपराइट इंडिविजुअल्स है, दे आर द बैकबोन ऑफ प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन। प्रॉफिट न्यू कि अगर किसी सिविलाइजेशन को ग्रो करना है या डेवलप होना है, तो इंडिविजुअल्स हु आर मॉरली अपराइट एंड ट्रस्टवर्दी इन देयर सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स हो। अब आप देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सोसाइटी है जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है एक-दूसरे के दरमियान, जहाँ पे भरोसा नहीं है, जहाँ पे सोशल डीलिंग्स में फेयरनेस नहीं है, हाउ कैन वी मतलब एक्सपेक्ट कि दैट सोसाइटी कैन वर्क, दैट फंक्शन प्रॉपर्ली, दैट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। दैट्स द रीज़न व्हाई प्रॉफिट न्यू कि इससे पहले कि एक्सटर्नल रेवोल्यूशन लाया जाए, हमें इंटरनली जो इंसान में है, जो उसकी मॉरल्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, जो फ़िक्री लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, मॉरल लेवल पे जो रेवोल्यूशन लाना है, प्रॉफिट न्यू कि द एनिमी इज़ विदिन देमसेल्व्स। इसलिए मुझे पहले उनको तज़किया अंदर से करना है। उनके इखलाक को, उनकी तकवा को, उनके हया को पहले अंदर से क्रिएट करना है। फिर उसके फ्रूट्स हमें बाहर नज़र आएँगे। दैट इज़ द रीज़न जब हम देखते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली कम्युनिटी पैदा की, हम उनका इम्पेकेबल कैरेक्टर देखते हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी डीलिंग्स में कितने ज़्यादा फेयर थे। वो चाहे वो पॉलिटिकल डीलिंग हो, सोशल डीलिंग हो, हाउ मच अकाउंटेबल दे वर, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कितनी थी, कितना वो तमीज़ करते थे हलाल और हराम के दरमियान। सो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है। हम जो आज ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं ना, जब हम प्रॉफिटिक एथिक्स को पढ़ते हैं, तो हमें साफ नज़र आता है कि प्रॉफिटिक एथिक्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मैटिक ह्यूमन कंडीशंस। तो ये प्रॉफिटिक एथिक्स एथिक्स को, मॉरल्स को कन्फाइन नहीं करती थियोरेटिकल डिबेट्स में। वो वेस्टर्न एथिकल थ्योरीज हो सकती है। प्रॉफिटिक एथिक्स ये कहती है कि ये एथिक्स मैनिफेस्टो हो सोसाइटी में। ये हमें प्रैक्टिकली कोई चीज़ दिखाए। अब इस चीज़ को कोड करने के लिए आप देखो, पहली जो जनरेशन थी सहाबा की, हाउ अपराइट दे वर मॉरली, एंड द फाउंडेशन ऑफ देयर कैरेक्टर वाज सो स्ट्रांग कि उन्होंने इस्लाम को कहाँ-कहाँ, कितने लैंड्स को उन्होंने लिबरेट किया। नॉर्थ अफ्रीका में गए, स्पेन में गए, बहुत सारे। इट वाज़ बिकॉज़ देयर कैरेक्टर, देयर एथिक्स, देयर मॉरल्स वर सो स्ट्रांगली फाउंडेड बाय प्रॉफिट हिमसेल्फ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी किया और लिबरेट भी किया। इसलिए हमें ये समझ आता है कि प्रॉफिट वाज़ वेरी मच अवेयर कि अगर हमें सिविलाइजेशन को एक स्टेबल सोशल ऑर्डर देना है, उसके लिए राइचियसनेस को मुझे इंडिविजुअल्स में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसको नर्चर करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप सीरत को पढ़ते हो, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि इंडिविजुअल्स का कैरेक्टर डेवलप करना और मॉरलिटी डेवलप करना, ये वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट रहा है प्रॉफिटिक स्ट्रगल का। यू विल सी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सर्टेड मच ऑफ हिज एनर्जी इन दिस कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। कि जो मैंने आपको ये बोला कि प्रॉफिट वाज़ वेरी मच अवेयर दैट द एनिमी वाज़ नॉट एनीवेयर आउटसाइड। दैट वाज़ विदिन विदिन हार्ट्स। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, जब कोलोनियलिज्म भी इस्लामिक लैंड्स पे हुआ ना, तो जो मैंने आपको बोला कि मटेरियल रिसोर्स पे अटैक किया गया और इंटेलेक्चुअल रिसोर्स पे अटैक किया गया। मैंने क्यों कहा कि इंटेलेक्चुअल रिसोर्स पे वो ज़्यादा डैमेज था हमारे लिए? क्योंकि अगर आप फिक्री तरीके से, फिक्री लिहाज से किसी को तब्दील करोगे ना, तो आपके लिए ईज़ी बन जाता है कि आप उसको इस चीज़ पे लाओ कि अब आप हमारी फिक्र को एक्सेप्ट करो। दैट्स व्हाई वी हैव लिबरल क्लासेस इन द मुस्लिम सोसाइटी। दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी पीपल हू एप्रिशिएट, एंड वो बहुत ज़्यादा मगलूब होते हैं फिर उस चीज़ को देखते हुए। बट अगर आप फिक्री लिहाज से, ये जो तहज़ीबी जबर हुआ है ना हमारे साथ, ये फिक्री लिहाज से अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं, जिसके लिए प्रॉफिटिक एथिक्स हमें हेल्प करती हैं, तो वी कैन सी द फ्रूट्स ऑफ दैट एट द कम्युनिटी लेवल, वी कैन सी द फ्रूट्स ऑफ दैट एट द कलेक्टिव लेवल, एट द फैमिली लेवल। विल बी एबल टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, जो फिर इस सिविलाइजेशन के, इसके कंट्रीब्यूशंस को, और जो कुछ इस सिविलाइजेशन ने इस दुनिया को दिया है, उसको आगे ले जा सकें। नाउ
लास्ट टू 3 थिंग्स आर देयर, जो मैंने आपको अभी कहा कि जब हम प्रॉफिटिक एथिक्स को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं तो हमें तकवा नज़र आता है कि हाउ प्रॉफिटिज्म इनकलकेटेड तकवा इन ह्यूमन बीइंग्स, और फिर तकवा को कैसे जोड़ा फिर आखिरत से या तज़किया को, तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। अगर हम प्रॉफिटिक एथिक्स को आखिरत के तनाजुर में देखें, तो ह्यूमन बीइंग्स की जो किरदार है, ह्यूमन बीइंग्स का जो कैरेक्टर है, उसमें वीकनेस आ सकती है, उसमें कमज़ोरियाँ आ सकती है, एंड प्रॉफिट वाज़ वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट कि ह्यूमन कैरेक्टर जो है इन नफ्सन ला अमारतन बिस्सुई, नफ्स की कमज़ोरियाँ है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट की कभी कमज़ोरियाँ है। तो ये हमारे साथ भी है। ये अब भी अगर आप 21st सेंचुरी में देखोगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनवायरनमेंट आउट देयर जो हमें बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर हमारा कैरेक्टर, अगर हमारी मॉरलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो प्रॉफिट वाज़ वेरी वेल अवेयर कि ह्यूमन कैरेक्टर जो है इट इज़ सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये कमज़ोर हो सकता है। तो उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए प्रॉफिट ने अपनी एथिक्स को जोड़ा आखिरत से। Prophet aligned ethics with the higher objectives of accountability and responsibility. One of the greatest thing which our Prophet blessed us with is कि जो concept of आखिरत है, इसको जब ethics से जोड़ा Prophet ने, तो उन्होंने clearly हमें बताया कि दुनिया में you will never be able to mix good deeds with bad deeds because prophetic ethics clearly separates the two. क्लियरली एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं प्रॉफिटिक एथिक्स बिटवीन गुड डीड्स बैड डीड्स। इसीलिए भी फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन की दुनिया में अच्छे लोगों के साथ इतना वो हो रहा है या बुरे लोगों के साथ इतना अच्छा हो रहा है, दैट्स बिकॉज दिस दुनिया इज नेवर परमानेंट एंड दिस वाज नेवर मेंट टू बी सेट, इट्स अ टेस्ट फॉर अस। दैट्स द रीजन कि प्रॉफिटिक एथिक्स सेपरेट करते हैं गुड डीड्स को और बैड डीड्स को, एंड देन ये इंसान में ये चीज लाती है कि आपकी जो डीड्स है, जो एक्शंस है, दे विल नॉट जस्ट एंड इन दिस वर्ल्ड बट दे विल हैव एन इम्पैक्ट इन अदर वर्ल्ड एज वेल। So by relating the principle of hereafter with the ethical practice of human society, Prophet sallallahu alaihi wasallam aimed to rectify the weaknesses and errors of human character, जो मैंने आपको बताया। It was also a kind of motivating force, जिससे Prophet ने कोशिश की ethical conduct लाने की human beings में। नाउ अनदर थिंग जो मैंने आपको अभी बोला कि इंडिविजुअल लेवल पे जो दूसरी चीज है जिसकी क्राइसिस भी आज हमें बहुत ज्यादा नजर आती है जब हम इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉफिटिक एथिकल सिस्टम को देखते हैं, तो सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट वाज हाया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड अस दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ब्यूटिफाई करता है हाया, इसकी इनर वर्थ को आगे लाता है। प्रॉफिट मोहम्मद बैलेंस्ड इंडिविजुअल तकवा विद द कंसर्न ऑफ होल ह्यूमैनिटी, दैट्स समथिंग कि फॉर एग्जांपल अगर आप में तकवा है और अगर आपने इस बेसिक प्रिंसिपल को समझा है कि बाय बिलीविंग इन द वननेस ऑफ गॉड आई बिलीव इन द यूनिटी ऑफ क्रिएशन, so you will be merciful to all. Prophet Sallallahu showed us that कि when you have taqwa, you will be having concern for whole of humanity. और Prophet Sallallahu demonstrated one of the crucial aspect of social ethics. तो ये तो हो गया तकवा। इसके बाद मैंने हया की बात की, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हया जो है वो गाइड भी करता है, शेप भी करता है सोशल इंटरेक्शंस बिटवीन जेंडर्स को। और इन इस्लाम टू एंश्योर डिसेंसी एंड रिस्पेक्ट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मॉरल थिंग्स व्हिच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस कि हया हो। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हम सबको कि व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस कि लोअर योर गेज, व्हिच इज आल्सो टोल्ड बाय कुरान इटसेल्फ, जो कुरान की नस से भी साबित है। Dear, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि whenever Prophet sallallahu alaihi wasallam tells us to do something, there is a wisdom behind that. Whenever Prophet sallallahu alaihi wasallam withholds from something, there is a wisdom behind that. हमें इस चीज में अपने आप को एंगेज करना है इस चीज के साथ कि अगर प्रॉफिटिक इथिक्स हमें हया इनकलकेट करने पे जोर देती है और हमें कहता है कि लोअर वर्गीज या जेंडर इंटरेक्शन में हमें पर्टिकुलर, वी डोंट हैव टू फॉल प्रीड कि अब को एजुकेशन है, अब ये है, अब वो है, अब हम ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे फितना है, वो है। नो, वी हैव टू सी व्हाट आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस। यू सी, इफ यू रियली लव समवन, हाउ स्ट्रेंज इट इज, ये कितनी अजीब बात है कि अगर हम कहते हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं और फिर ये चीज करती ही नहीं है वो जो बोलते हैं, या इस चीज को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि अगर हमें अब मोहब्बत है इससे तो ये चाहता क्या है हमसे। इफ यू क्लेम दैट वी लव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड मे वी ऑल लव हिम विद ऑल आवर लाइफ, तो हमें ये चीज तो देखनी है ना कि उन्होंने हमें किस चीज पे लाने की कोशिश की और किस चीज से हमें बचाया। तो when Prophet told us to lower your gaze, there's a wisdom behind that. We have to understand that wisdom, no matter in whatever environment we are. क्योंकि Prophet sallallahu alaihi wasallam, whatever he told us to do, that was for our own benefit, and not only in this world. Prophet whatever ethical system Prophet sallallahu brought us, उसके benefits दुनिया में खत्म नहीं होते हैं। एक तो उसकी बेनिफिट्स और ब्लेसिंग्स दुनिया में भी है, उसकी बरकत दुनिया में भी है, बट एट द सेम टाइम उसकी बरकत हमें आखिरत में भी नजर आती है। और एक और चीज इसमें समझने की जरूरत हमें है कि प्रॉफिट जो है वो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये जो वैल्यू सिस्टम प्रॉफिट ने दी है, जो मैंने पहले भी बोला कि यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम है,
ये कोई ऐसा वैल्यू सिस्टम नहीं है जो कि आइडियोलॉजी का शिकार हो जाएगा। हाँ, अब आप में से मुझे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि अगर आप कहते हो कि प्रोफेटिज्म का जो एथिकल सिस्टम है ये यूनिवर्सल है, तो इज देयर अ काइंड ऑफ रिजिडिटी इन इट? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे वेस्ट की वैल्यू सिस्टम कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स कि न्यू थिंग्स आर कमिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन करने की जरूरत हमें ये है कि मैंने कहा प्रॉफिटिक एथिकल सिस्टम इज यूनिवर्सल, लेकिन जहां तक उसका विजडम है वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। जितना तदब्बुर से किया जाएगा, जितना तफक्कुर से किया जाएगा, यू विल सी मोर एंड मोर ब्यूटिफिकेशन ऑफ दोज मॉरल्स। जैसे हम कहते हैं कि कुरान को जितना भी हम पढ़ते हैं, द विजडम ऑफ द कुरान, द ब्यूटी ऑफ द कुरान, इट नेवर एग्जॉस्ट। सेम इज द केस विद प्रॉफिटिक मॉरलिटी, प्रॉफिटिक इथिक्स। यूनिवर्सल है, लेकिन जब आप एंगेज होते हो उसके विजडम, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन इस्लाम टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग एंड सेफगार्डिंग द फैमिली सिस्टम, आप जरा इसको रिलेट करो लोअरिंग योर गेज। व्हेन यू विल लोअर योर गेज, यू विल बी, जैसे हम कहते हैं, पाक दामन, chastity will be there, and you will be doing justice with your marriage जब आप फाइनली मैरिज करो किसी के साथ, चाहे किसी जनरेशन को रेज करना हो। तो प्रॉफिटिक एथिकल सिस्टम में एक इंटरनल, एक इनहेरेंट विजडम है जिसको हमें समझने की जरूरत है। यूनिवर्सल है, लेकिन विद इन इनबिल्ट इसमें एक विजडम है जिसके साथ हमें एज अ यूथ एंगेज होने की जरूरत है। एंड लास्टली जो प्रॉफिटिक इथिक्स है, ये कनेक्ट करता है रिवॉर्ड ऑफ हुस्नुल इखलाक, ब्यूटीफुल मॉरल, जो तो क्रक्स है डिस्कशन का, कि चाहे हमने तकवा की बात की, चाहे हमने इंडिविजुअल लेवल पे किया, चाहे कलेक्टिव लेवल पे जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ऑर्डर हमें बिल्ड करना है प्रॉफिटिक इथिक्स पे, इन दोनों को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, मकसद क्या है? मकसद है रिदा ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह's authority is supreme in Islamic civilization। इसीलिए मैंने कहा, जैसे इस्माइल राजी अल फारूकी कहते हैं, one of the thinkers in Islam, he was from Palestine, may Allah bless the people of Palestine, he says the essence of Islam, the essence of Islamic civilization is Tawheed। तो इस सब चीजों का the purpose of Prophet Muhammad was to bring us closer towards the Ma'rifat of Allah। तो इस सब का जो मकसद था वो था to gaining the pleasure of Almighty Allah। प्रॉफिट ने क्लियरली आउटलाइन किया हमारे लिए कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज इन ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सीलेंट एथिक्स एंड वैल्यूज इज टू गेट क्लोजर टू द वन हु क्रिएटेड अस। With this, I conclude this. I hope this presentation was beneficial to all of you, including me. I'm also a student. तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा, जिसे हम कहते हैं फूड फॉर थॉट मिला होगा, और आगे जाके आप खुद भी इन चीज़ों पे मुताला करोगे। कुछ ऑथर्स को यहाँ पे मैं लास्टली सजेस्ट करना चाहूँगा। इस्माइल राजी अल फारूकी को पढ़ सकते हो। देयर इज अ पैम्पलेट ऑफ हिम व्हिच इज एसेंस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, प्लीज रीड दैट। इसी तरीके से आप पढ़ सकते हो मालिक बिन नबी को पढ़ सकते हो। ही वाज आल्सो एन अल्जीरियन थिंकर, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्न खल्दून, या इब्न खल्दून के मुकदमा को पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे दो अप्रोच है, लास्टली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो अप्रोचेस है। अगर आप 19th सेंचुरी में देखोगे, देयर हैव बीन सम ऑथर्स इन द ओरिएंटलिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल टॉइनबी है, जैसे आप देखोगे सैमुअल हंटिंगटन का तो वो तो पूरा वेस्टर्न इंटरेस्ट्स पे लिखता है, जो उसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी है। बट स्टिल देयर आर सम ऑथर्स इन द वेस्ट, टॉइनबी है, हॉडसन है जिसने वेंचर ऑफ इस्लाम लिखी है, जिन्होंने ईरोसेंट्रिक अप्रोच को चैलेंज किया है। जो मैंने आपको भी बोला ना कि हमारी सिविलाइजेशन का चैलेंज ओरिएंटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, वो भी रहा है। बट देयर आर इन द लेट 19th सेंचुरी देयर वर फ्यू ऑथर्स, वन अमंग देम वाज ऑर्नर टॉइनबी था, हॉडसन था, जिन्होंने इस यूरोसेंट्रिक, उनको ये चीज नजर आई, ये हिपोक्रेसी उनको नजर आई कि वी आर इंटरप्रेटिंग द इस्लामिक हिस्ट्री फ्रॉम अ वेस्टर्न लेंस। तो उन्होंने फिर कुछ किताबें उस पर लिखी है, एंड दे रिजेक्ट द यूरोसेंट्रिक अप्रोच। तो ये कुछ ऑथर्स है जिनको आप डिस्कवर कर सकते हो, रीड कर सकते हो, एंड मे वी ग्रो स्ट्रॉन्गर। जो हमें एज अ कम्युनिटी मे वी ग्रो स्ट्रॉन्गर। देयर इज नो डाउट इन द फैक्ट कि वी आर अंडरगोइंग सो मेनी सिविलाइजेशन चैलेंज। अल्लाह ताला हमें शोर दे इस चीज को समझने की, और जितना हमसे बन सकता है। अल्लाह विल नॉट आस्क अस अबाउट रेवोल्यूशन क्यों नहीं क्रिएट किया आप लोग। अल्लाह विल आस्क अस व्हाट हैव वी डन इन आवर ओन कैपेसिटीज, हैव वी एबल टू मेक एनी डिफरेंस, अगर थोड़ा बहुत भी हम कर सकते थे। So may this presentation benefit all of us, and may we grow in our understanding and our knowledge, and may Allah bless us, or may we become the true lovers of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. With this, I conclude this presentation. Thank you. अगर ऑडियंस में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा एक सवाल है। माशाल्लाह आपकी तकरीर तो मेरे दिल को छू गई। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे दरमियान भी ऐसे लोग होंगे। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मेरी एक अर्ज ये है जी जी कि जो कलेक्टिव लेवल पे जो चेंज होती है, वो जी जाहिर जी सी बात है वो इंडिविजुअल से शुरू होती है। बिल्कुल।
अगर एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर हमारे अंदर इंडिविजुअल लेवल से पूरा हमारी जो इनर जो सिचुएशन है वो चेंज रहनी चाहिए, यस श्योर। हमारी जो साइकोलॉजी है वो चेंज होनी चाहिए। अब लेकिन एज एन इंडिविजुअल हाउ कैन आई रेजिस्ट इन फ्रंट ऑफ फोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि मैं हिस्ट्री की तारीखी जबर के नीचे हूँ, तो मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ। तो मैं अपने अंदर कुछ भी चेंजिंग लाने की कोशिश करूं जिस चेंजिंग को मैं आगे जा करके कलेक्टिव लेवल पर मतलब वो करना चाहता हूँ, इसको मुंतकिल करना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक फर्द हूँ, तो हिस्ट्री का पूरा फोर्स जो होता है ना वो पहले कलेक्टिव इंडिविजुअल लेवल पे होता है, इसके बाद वो कलेक्टिव लेवल पे जाता है। तो एज एन इंडिविजुअल मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ हिस्ट्री के फोर्स से, क्योंकि हिस्टोरिकल फोर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल जो हमें रोकता है कि हम अपने अंदर चेंजिंग करें। तो जब ये चीज सामने आ जाती है तो हम इंडिविजुअल लेवल पे चेंज नहीं होते हैं, और दैट्स वाई हम कलेक्टिव लेवल पे चेंज नहीं होते। तो इसके लिए अब जाहिर सी बात है ये कोई नजर से और फिक्र से हम कोई जो है ना वो जनरेशन ऑफ कंसेप्ट करेंगे, हम नए नए नजरियात बनाएंगे, तो ये सिर्फ महज नजरियात बनाने से या सिर्फ इल्मी काम करने से तो नहीं होगा ना, इसके लिए एक वो एक जज्बा चाहिए। तो आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे, क्या चीज अपने अंदर चेंज आप मतलब किस तरीके से हम इस चीज को इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो सबसे पहले तो ना सिंपल चीज से समझते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ट्राई टू मेक अस ए सिंगल यूनिफाइड कम्युनिटी जिसको एक दूसरे के लिए दर्द हो। ठीक है। जब मैंने पहले एट द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन जब हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस की बात की ना, वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में की कि जो मैंने कहा कि हम मुंतशिर है, बहुत सारी चीजों से मुंतशिर है। अब मैंने इशारा नहीं दिया सेक्टेरियन डिवीजन या दूसरी जो आप हिस्टोरिकल फोर्सेस की बात कर रहे हो, बट लेट्स स्टिक टू दिस थिंग कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड अस लाइक ए सिंगल बॉडी, एंड इन वन ऑफ द many of his narrations he told us कि this उम्मा is like a body। अगर किसी जगह पे पेन है तो वो सारी बॉडी को वो फील होंगी। एक तो ये। अब आप कह रहे हो हाउ टू रेजिस्ट दिस हिस्टोरिकल फोर्स एंड अदर थिंग्स। I think let's engage with your epistemological sources. Let's engage with Quran and Sunnah. Let's engage with them intellectually. क्योंकि वो universal dimension उसमें भी है। Quran is for the all for end times, for all of the times. And same goes with the Sunnah. तो एंगेज करें इंटेलेक्चुअली। मैं एकेडमिकली भी ये चीज देखता हूँ। जब मैंने आई थिंक लास्ट प्रेजेंटेशन में भी मैंने ये चीज बोली थी, एंड वी मस्ट से दिस थिंग क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है कि हम लोग एंगेज नहीं करते हैं प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इस्लाम से। हम लोग ये चीज नहीं देखते हैं कि यहाँ से अगर हमने चीजों को समझ लिया कि इस्लाम का ये व्हाट इज द व्यू ऑफ इस्लाम नेचर, व्हाट इज द जो जितने भी आइडियोलॉजिकल चीजें फिर बाद में आई, वी विल फाइंड ऑल द आंसर्स टू द आइडियोलॉजीज। दूसरी चीज इस्लामिक जो क्लासिकल ऑथर्स है, हमारी अपनी क्लासिकल स्कॉलरशिप है। ऐसा नहीं है, दिस सिविलाइजेशन हैज गिवन राइज टू सो मेनी इंटेलेक्चुअल जायंट्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे फोर स्कूल्स ऑफ थॉट हो उसमें या दूसरी भी चीजें हो। और तीसरा इसमें ये चीज है कि हम जब भी इस्लामिक लिटरेचर का मुताला करते हैं ना, हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हाउ कुड आई बेनिफिट माई कम्युनिटी विद दिस, हाउ कुड आई बेनिफिट इन जनरल कलेक्टिवली। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुई है एंड वी हैव एसोसिएटेड मटेरियल थिंग्स विद नॉलेज कि अब इसमें फिर अल्टीमेटली एंड विच टू सम एक्सटेंड मैंने कहा कि इस्लाम प्रैग्मेटिक दीन है, ये रियलिटीज को वो नहीं करता, साइडलाइन नहीं करता है। बट वेन एवर वी स्टडी हिस्ट्री एंड अदर थिंग्स, लेट अस हैव दैट अफेक्शन फॉर दिस कम्युनिटी। हम इस कम्युनिटी के लिए इन जनरल कर क्या सकते हैं। फोर्थ थिंग अबाउट दिस इज कि आप हिस्टोरिकली अपनी क्लासिकल ऑथर से एंगेज हो जाइए। उसमें इब्न खल्दून है, उसमें जो मैंने कुछ चंद ऑथर्स बताए, हमारी एक पूरी तारीख है, उसके साथ एंगेज हो जाइए। अब देखो, हम कब दूसरे हिस्टोरिकल फोर्स का शिकार बनते हैं, वो हम तब बनते हैं जब हम खुद अपनी हिस्ट्री की कॉन्शियसनेस को लैग करते हैं। इसीलिए मैंने जो आपको ऑथर सजेस्ट किया ना, मालिक बिन नबी, मालिक बिन नबी से जब ये चीज जो मैंने पहले बात की ना कोलोनाइजेशन की, कोलोनाइजेशन ने हमारे मटीरियल इंटेलेक्चुअल रिसोर्स को डैमेज किया है, वो इस चीज को थोड़ा ना रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं, आप कहते हो कोलोनलिज्म हुआ मुस्लिम सोसाइटीज में, आप ये चीज नहीं देखते कि मुस्लिम सोसाइटीज वर वल्नरेबल, दे वर रेडी टू बी कोलोनाइज्ड, सो देयर वाज सम इंटरनल वीकनेस विद इन अस, जिसकी वजह से फिर वो उनके लिए आसान हुआ हमें कोलोनाइज करना। एक चीज लास्टली एनवायरमेंट की, जैसे आज की इंटरेक्शन हुई, सीक अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस, कि किस तरीके से हम जुड़ सकते हैं एज ए मुस्लिम यूथ, एक दूसरे से किस तरीके से बात कर सकते हैं, और किस तरीके से स्कॉलर से जुड़ सकते हैं। अगर फॉर इन द करंट एरा स्कॉलर्स दिखते हैं, गेट जो आपको वाकई लगता है आपको दे हैव गॉट सम विजन फॉर दिस कम्युनिटी, तो उनके साथ जुड़िए, उनके साथ बात करिए। यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू आर अलोविंग टू इफेक्ट यू। ठीक है, जैसे इकबाल कहते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, देयर आर पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, एंड देन देयर आर पीपल हु इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। यू हैव टू सी कि आप इन दोनों में किस चीज में हो। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
माशाल्लाह मैं मुतमईन हो गई। एक और मेरी अर्ज थी, ये सवाल के तौर पर नहीं है कि जैसे आपने जिन किताबों को सजेस्ट किया, तो अगर मेरी एक अर्ज जो ना, इसको आप देख लें क्या ये कबूल हो सकती? इन इन किताबों में आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो इकबाल ने लिखी है, तो उसको हाँ, आप डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे डेफिनेटली मतलब सामने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हमारे एचओडी है डॉक्टर मोहित जफर, उनकी भी एक किताब है तहजीब तसादुमुर फिक्र इकबाल। तो पूरा वो बोलते हैं, पूरा इस पे बात करते हैं रोमन सिविलाइजेशन पे, ग्रीक सिविलाइजेशन पे, और इसका रिलेशनशिप विद द करंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और इकबाल की तनाजुर में, इकबाल की फिक्री तनाजुर में। तो ये किताब अच्छी रहेगी। So let's look forward for more such interactions in the future, inshallah. This is just, मैंने बिगनिंग में कहा, what is the purpose of these? The purpose is कि हम अपनी जगह स्टिमुलेट हो जाए इंटेलेक्चुअली, हमें और पढ़ना है, हमें और अपनी जगह चीजों को देखना है। लेट्स गेट सीरियस। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बताता चलो यहाँ पर कि अभी हमारी एकेडमी में अल्लाह के किड्स ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर किड्स प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मॉरली भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, एथिकली भी, और उनको आइडियली और प्रैग्मेटिकली हम उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 बैच हमारे चल रहे हैं, फ्रॉम एज ग्रुप 5 to 7 और फ्रॉम 8 to 11। आप लोग अपने बच्चों को एडमिशन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, जो ऑर्फन्स हैं, उनके लिए टोटली फ्री होगा। एडमिशन भी फ्री है और क्लासेस भी फ्री हैं। और जो बच्चे फी पे कर सकते हैं उनके लिए एडमिशन फी 300 रुपीज़ है और मंथली फीस 200 रुपीज़ होगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को एडमिशन कीजिए एट द अर्लीस्ट, सो दैट हमारे बच्चे फिर कल इन फितनों से बच जाए। अगर बचपन में ही हमारे बच्चों को सही तालीम दी जाए तो शायद हमारे बच्चे अल्लाह ताला की रहमत से कल गुमराह नहीं हो जाएंगे। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें फिर से अपना मुबारक वक्त दिया। आपने पिछली बार भी आप आए थे, आज भी आपने माशाल्लाह किया, और दिस सेशन वाज रियली हेल्पफुल। इंशाल्लाह ताला ये हम कोशिश करेंगे कि इन बातों को अपना हिफ्ज़ जान बनाएंगे और अपनी रग रग में बसाएंगे। तो हम अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर लेंगे। अल्लाह ताला हम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें सही मानों में सच्चे आशिक रसूल बनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।